नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में सनसनीखेज हत्या से शहर में हड़कंप मच गया। बीजेपी पार्षद पर युवक की हत्या का आरोप है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। कांग्रेस के विधायक सुमित हिदेश का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। तो हल्द्वानी में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है, जहां बीजेपी के पार्षद अमित बिष्ट पर अपने घर के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो वही मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर की है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और सत्ता से जुड़े लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि जनता अब जवाब चाहती है कि प्रदेश में आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस हत्याकांड को लेकर पूरे शहर में आक्रोश और चर्चा का माहौल बना हुआ है। लगातार ही देख रहे हैं, चाहे जो सबसे बड़ा विषय इस समय पूरे उत्तराखंड को जिसने पूरा घेर रखा है, हम कह सकते हैं लोगों की संवेदनाएं, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अगर हम कल रात तक की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसी खुली हिंसा देखने को मिल रही है। बताइए, पुरोहित जी हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके बच्चे का क्या दोष था? 22 साल का वो बच्चा दिल्ली में जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, हंसता खिलता परिवार, उस पर किसकी बुरी नजर लग गई? मैं तो वहां गया, उनके पिताजी जो पुरोहित जी हैं, उनकी माताजी, उनके भाइयों की हालत देखकर, उनके परिवारजनों की हालत देखकर। खबर देहरादून से। देहरादून के कनक चौक का बदला जाएगा नाम। अब कनक चौक कहलाएगा महर्षि वाल्मीकि चौक। मेयर सौरभ थपलियाल ने निरीक्षण में इसका निर्णय लिया है। नगर आयुक्त ने अफसरों को कार्रवाई यहां पर निर्देश भी दे दिए हैं। लैंडस्लाइड चौक का नाम होगा वीर केसरी चंद चौक। तो यहाँ पर नाम बदलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो खबर देहरादून से है। देहरादून के कनक चौक का बदला जाएगा नाम। आपको बताते चले कि इस बीच जो है निरीक्षण के दरमियान ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब कनक चौक महर्षि वाल्मीकि चौक के नाम से जाना जाएगा। साथ ही मेयर सौरभ थपलियाल ने निरीक्षण में ये बड़ा फैसला लिया है। नगर आयुक्त ने अफसरों को दिए कार्रवाई के निर्देश। लैंडस्लाइड चौक का नाम होगा वीर केसरी चंद चौक। तो यहाँ पर चौकों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लैंडस्लाइड चौक का नाम अब वीर केसरी चौक के नाम से जाना जाएगा। इसी बीच हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। हरिवंश, लगातार अब नाम बदलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 2 ऐसे चौक हैं जिनका नाम बदला जा रहा है। जी बिल्कुल, ये शहर के जो 2 चौक हैं, दोनों प्रमुख चौक हैं। कल नगर निगम द्वारा जो है निरीक्षण किया गया, जहां पर मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल वहां पर पहुंचे और विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि कनक चौक को जो है बदलकर महर्षि वाल्मीकि चौक कर दिया जाए और लैंसडाउन चौक को बदलकर वीर केसरी चंद चौक कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं जितने भी शहर के प्रमुख चौक हैं उनको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान देने की जो है कोशिश नगर निगम द्वारा की जा रही है। अब देखना ये होता है कि आगे और भी जो प्रमुख चौक है देहरादून के, कि उनका नाम बदलने को हमें देखने को मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि नगर निगम लगातार ऐसे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये उनका ये भी कहना है कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ नाम है और संस्कृति को ये दर्शाता है। अब देखना ये है कि आगे प्रमुख चौक जितने भी हैं उनके नाम बदले जा सकते हैं कि नहीं। जी जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि ये चौक के नाम बदले जा रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों के रिएक्शन दोनों साइड से देखे जा रहे हैं कि जो लोग, कुछ लोगों में नाराजगी भी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि कई वर्षों से जो चौक लैंसडाउन चौक के नाम से पुकारा जा रहा था, कनक चौक के नाम से पुकारा जा रहा था, लोगों का ये भी कहना है कि हम तो जो लोगों के बीच में जो पुराने नाम है, लोगों के मन में यही नाम रहेंगे, क्योंकि काफी समय से नाम चलते आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम की जो ये लगातार कोशिश, अब देखना ही होता है कि कितने लोग अब जो है नए नाम से जो है इस चौक को पुकारेंगे, क्योंकि अब नगर निगम से उन्होंने भी जितने अधिकारी हैं उनको साफ निर्देश दिए हैं कि नामकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए, ताकि जो वहां पर बोर्ड है वो भी लैंसडाउन चौक और कनक चौक हटकर जो नए नाम रखे गए हैं वहां पर वो बोर्ड वहां पर लग जाएंगे। हरिवंश, क्योंकि नाम बदलने को लेकर अब राजनीति भी खूब हो रही है, सरकार को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, आज क्योंकि अभी रिसेंटली बदले गए हैं, आज बिल्कुल विपक्ष इसको गलत तरीके से बिल्कुल इसको लेने की कोशिश करेगा और विपक्ष सरकार को इस चीज़ पर बिल्कुल घेरेगा। चाहे वो नगर निगम के जितने भी निर्णय हों, विपक्ष इस पर ज़रूर एक्शन लेता है। जी। ठीक, हरिवंश नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, आईजी सुनील कुमार मीणा बने पुलिस के मुख्य प्रवक्ता। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में मिली नई जिम्मेदारी। पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने जारी किए हैं आदेश। वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीडिया से सम्मानवीय सूचना प्रसारण की निभाएंगे जिम्मेदारी। उत्तराखंड पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुलिस महानिदेशक यहाँ पर दीप सेठ से आईजी सुनील कुमार मीणा को उत्तराखंड पुलिस का नया मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार मीणा वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अपने वर्तमान दायित्व के साथ साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और मीडिया के बीच सम्मानवीय और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में गंगा सभा की मांग ने पकड़ा जोर। घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की मांग तेज हो चुकी है। मामले में संत समाज भी खुलकर अब सामने आ चुका है। संतों ने गंगा सभा की मांग का समर्थन किया है। प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट निर्णय की मांग की है। हरिद्वार में गंगा सभा की उठाई गई है मांग। आपको बताते चले कि गैर हिंदुओं की घाटों पर एंट्री रोकने की ये मांग रखी गई है। अब और तेज ये मांग होती दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर संत समाज भी खुलकर अब सामने आ चुका है। संतों ने इसे सनातन आस्था, धार्मिक मर्यादा और कुंभ नगरी की पवित्रता से जुड़ा विषय बताया है। प्रशासन ने सख्त निर्णय लेने की भी मांग की है। गंगा सभा का इस मांग को लेकर संत समाज भी समर्थन में उतर आ चुका है। आपको बता दें कि संतों का कहना है कि सरकार पहले से ही धार्मिक स्थलों की शुद्धता और पहचान बनाए रखने के लिए लैंड जिहाद, थूक जिहाद और कालनेमी जैसी योजनाएं चला रही है और ऐसे में अगर कुंभ नगरी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाती है तो संत समाज इसका पूरी मजबूती से समर्थन करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घाटों पर कुछ असामाजिक तत्व थूकने और अनुचित गतिविधियों के जरिए धार्मिक वातावरण को दूषित करते हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संत समाज की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया है। ये मांग जो है अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हरिद्वार में गंगा सभा की मांग ने अब तुल पकड़ लिया है। बाकायदा संत भी इसमें सामने आ चुके हैं। घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की मांग तेज हो चुकी है। मामले में संत समाज ने खुलकर अपनी राय रखी है और संत समाज का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो पूरा मामला हरिद्वार का है। संतों ने गंगा सभा की मांग का समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि गैर हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। प्रशासन ने से ये मांग की गई है कि सख्त कदम प्रशासन को उठाना चाहिए। तो हरिद्वार में गंगा सभा की तरफ से ये मांग और गंगा सभा का पूरा समर्थन संतों को मिलता हुआ नजर आ रहा है और संतों ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने की मांग अब तेज हो चुकी है। तो संतों ने गंगा सभा की मांग का समर्थन किया। मामले में संत समाज ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया है और साफ तौर पर संतों का कहना है कि सरकार को इस पर कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा सभा की मांग ने अब तुल पकड़ लिया है। प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट निर्णय की मांग की। इसी बीच हमारे साथ पुरोहित पुजबल पंडित हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। पुरोहित जी, संत समाज की तरफ से मांग उठाई गई है कि गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलना चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हरिद्वार में लंबे समय से लगभग 100 वर्ष के करीब हो गया है यहाँ का एक बाइलॉज बना हुआ है और जिसको कि अंग्रेजी हुकूमत के समय ही हमारे तीर्थ पुरोहितों के आग्रह पर ही स्वीकार करते हुए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक जो क्षेत्र है, हर की पौड़ी के आसपास का 8 किलोमीटर का क्षेत्र है, कि वहां पर किसी भी प्रकार का शराब, मांस और किसी भी प्रकार के जिसका हमारे धर्म से कोई नाता नहीं है, ऐसे गैर हिंदुओं का अहिंदू शब्द उसमें प्रयोग किया गया है, उनका यहाँ पर
किसी भी प्रकार का आगमन ना हो, वो स्थायी निवास ना कर सके, और यहां तक कि कोई सरकारी नौकरी में या ऑन ड्यूटी होगा, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद शाम के सूर्यास्त से पूर्व अपने अन्य स्थान को लौट जाएगा। वो आज तक चले आ रहे थे। उस समय बड़ी संभ्रांत स्थितियां थी, अंग्रेजों का भले ही शासन था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें गैर हिंदुओं का इस प्रकार से वहां विलय ना हो, या वो किसी भी प्रकार का कोई खलन ना करें, क्योंकि कोई अशुद्धि या अपवित्रता ना हो, उन सारी बातों को चिंता करते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए उस समय नियम बने थे। अब हम ये चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान में हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में अतिक्रमण कर लगातार ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी यात्राएं अपवित्र होती हैं, हमारी आस्थाएं भंग की जाती हैं, हमारे इन अनुष्ठानों के प्रति उनकी एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति, जिसे मैं तो यहां तक ये कहूंगा कि एक राक्षसी प्रवृत्ति के साथ वो लोग इस योजनाबद्ध तरीके से यहां पर एक आक्रमणकारी चीजें कर रहे थे, ये अब वर्तमान में देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी 100-200 साल तक, जब तक ये पृथ्वी है, इस तीर्थ की धरा पर इस प्रकार के नियम और कड़े होने चाहिए, क्योंकि पहले संख्या कम थी, क्षेत्र कम था, आने वाले श्रद्धालु सीमित थे। आज कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया है, इसमें कई नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम भी शामिल हो गए हैं। पहले घाट गिनती के 5, 6, 7 घाट थे, आज लगभग 105 घाट हैं, और वहां पर इस प्रकार कहीं ठेली लगा देना, कहीं नाई की दुकान कर लेना, या किसी भी प्रकार के वहां भगवा पहन करके, माला डाल करके, त्रिपुण लगा के वहां ढाबे इत्यादि चला लेना, या किसी के यहाँ नौकरी के बाद झूठ अपनी आईडी छुपाकर रोहित जी, यानी कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, क्या उन्हीं तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है? क्या इससे पहले भी प्रशासन में शिकायत की गई है? जी, हमने तो प्रत्यक्ष रूप से हमने पकड़े हैं, आपके चैनल पे भी विषय चला है, हमने भी उस विषय को पकड़ा है कि भगवा पहन लिया, माथे पर त्रिपुण लगा लिया, नाम रख लिया अमुक बाबा। अब जब गंगा माई की कृपा है, हम लोग इस प्रकार की चीजें यहाँ लगातार देखते हैं, तो गलत आदमी क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, पाप के पैर नहीं होते, पाप के पैर एकदम उखड़ जाते हैं देखती। जब हम वहां पर जाते हैं, देखते हैं, भाषा सुनते हैं, देखिए कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, वो आने वाले श्रद्धालु के प्रति अलग प्रकार की आस्था रखेगा, और जो हमारे धर्म का विरोधी होगा वो अलग प्रकार का भाव रखेगा। इसलिए ये लगातार चीजें मिलती चली गई। हमने यहाँ मांस पकाते हुए पकड़ा, यहाँ पर शराब की इत्यादि चीजें पकड़ी, हमने इस प्रकार के लोगों को पकड़ा, फर्जी ज्योतिष, वो भी आपके चैनल पे अच्छा खासा चला था कि वो ज्योतिषाचार्य बन के और पुलों पे वो फड़ी लगा के बैठ गए कि ज्योतिष वाले हैं। जब उनसे उनका पहचान पूछी गई, उनकी जात पूछी गई, गोत्र पूछा गया, उनकी शिखा शासन पूछा गया, उनको कुछ पता ही नहीं था, केवल जोशी 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 करते चले गए। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो हम ये चाहते हैं कि अब ये चीजें वही बनी रहनी चाहिए, वही मर्यादा बनी चाहिए। और सुखद स्थिति ये है कि अब उस हिंदू धर्म पर जिस प्रकार का आक्रमण पिछले दशकों में रहा, लगातार हमारे एक प्रकार से आवाजें दबा दी गई, हमारे रिचुअल्स को संकुचित कर दिया गया, तो आज पूरे देश के अंदर इस बात की चिंता करने वाली सरकारें हैं, प्रदेशों के पुरोहित जी, और देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तरफ से अब इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते, खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में एसपी और सीओ ने पुलिस लाइन यहाँ पर रोशनाबाद का निरीक्षण किया है, जहाँ पर सीओ ने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की है और शास्त्र से लेकर यहाँ पर बैरकों तक सख्त जांच की गई है। साथ ही सशस्त्र के रख रखाव, सुरक्षा, अभिलेख, मेज और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कर्मचारियों की समस्याओं पर सीधा संवाद कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी, जिसके बाद समाधान के आदेश दिए गए। साथ ही व्यवस्थाओं और बेहतर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। कर्मचारियों को अनुशासन और यहाँ पर सुव्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खबर रामनगर से। रामनगर में लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संरक्षण को देखते हुए रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जहां पर रामनगर रेंज के
जुड़का वन परिसर में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वन क्षेत्र से सटे ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष से हो रही समस्याओं पर गहन और विस्तृत विचार विमर्श किया है। उन्होंने बताया है कि वन विभाग के संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। साथ ही तुरंत राहत और भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रभागी वन अधिकारी ने अवैध पातन और अवैध खनन और अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर रेंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निगरानी रखते हुए सख्त निर्देश दिए और प्रभावी कार्रवाई करने की भी निर्देश दिए। पशु आहार की सप्लाई बंद होने से प्रदेश के पशुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर चंपावत जिला सहित पूरे प्रदेश में पड़ रहा है। चंपावत जिले के डेयरी संचालक और बीजेपी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कंपनी पूरे प्रदेश में पशुपालकों को साइलेज देती है, उन्होंने पिछले 1 महीने से साइलेज की सप्लाई देनी बंद कर दी है, जिसकी वजह से प्रदेश के सभी पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने उनका 8 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करना, जिस कारण सप्लाई बंद की गई है। डेयरी संचालक राजेश बिष्ट और क्षेत्र के सैकड़ों पशुपालकों ने कहा कि पशु आहार की सप्लाई बंद होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों पशुपालकों ने यहाँ पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द पशु आहार की सप्लाई सुचारू करने की भी मांग की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमें साइलेज कंपनी के जो संचालक हैं उनके द्वारा जानकारी मिली है, उसमें ये जानकारी मिली है कि किन्हीं कारणों से पीछे से उनका कुछ पैसा जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये साइलेज की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर बाधित हो रही है और ये समस्या पशुपालकों के लिए बहुत गंभीर और बड़ी समस्या बनने वाली है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के थिथोला गांव में पुलिस और खाद्य और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में टैंकर से डीजल चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ, जहां छापामारी के दौरान पुलिस ने करीब 400 लीटर चोरी का डीजल, चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान और एक तेल टैंकर बरामद किया। हालांकि कार्रवाई से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लंढोरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थिथोला गाँव में तेल डिपो के पास स्थित एक पार्किंग में टैंकर से अवैध रूप से डीजल निकाला जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खाद्य और पूर्ति विभाग के अधिकारी के साथ मौके पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जिस पार्किंग में ये अवैध गतिविधियां चल रही थी, पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध तेल कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ है। बताया गया यहाँ पर पूछताछ में पुलिस के द्वारा भी और अन्य लोगों से पूछताछ की गई कि किसी बाबर नाम के व्यक्ति की ये जो जगह है, ये यहाँ पार्किंग स्थल यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर आकर ये टैंकर खड़े होते हैं और उनमें से तेल निकालने की जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है। और ये अभी मौके पर हमें पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि अंधेरा हो गया है। लगभग छोटे ड्रम है नीले और एक वो पीले वाला है और उसमें से लगभग 400 लीटर के आसपास कुछ तरल पदार्थ है, संभवतः डीजल ही होगा। नाइट के समय तो ये बताया जा रहा है कि इसमें से निकाला जाता है। उत्तराखंड में भालू के हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ ही नहीं, अब मैदानी इलाकों में भी भालू लोगों पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर भालू इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं और इन बढ़ते हमलों को रोकने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग की टीम क्या तैयारी कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में वन्यजीव संघर्ष कोई नया विषय नहीं है। हर साल गुलदार और बाघ के हमलों में सैकड़ों लोग घायल होते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। लेकिन साल 2025 के जाते जाते और 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में भालू के हमलों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भालू अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वन विभाग भी इन बढ़ते हमलों से पूरी तरह हलकान है। भालू के हमले, कितनी मौतें। 2020 भालू के हमलों में 10 की मौतें हुई। 2021 भालू के हमलों में 13 मौतें।
2022 भालू के हमले में 1 मौत, 2024 भालू के हमलों में 3 मौतें, 2025 71 हमले 8 लोगों की मौत। भालू के बढ़ते हमले को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन विभाग लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहा है और जहां-जहां भालू के हमले सामने आ रहे हैं वहां पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये 2025 में भालू का जो व्यवहार था ये बड़ा अचंभित करने वाला था और इसको लेकर के हमने निर्देश भी दिए हैं कि इसको आखिर जांच करें कि आखिर भालू के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आया। जो न केवल भालू, मैंने कई ऐसे जानवर देखे हैं जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हाइबरनेशन में चल जाते थे और स्लीपिंग मोड में रहते थे। आखिर वो इस बार स्लीपिंग मोड में क्यों नहीं गए? हाइबरनेशन में न जाने के पीछे कारण कई हो सकते हैं। जो प्रथम दृष्टया जो कारण मालूम हो रहे हैं उसमें एक कारण ये है कि जलवायु परिवर्तन का है, दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनको खाने की कमी हुई है, तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि विगत वर्ष अत्यधिक मात्रा में बारिश होने से और जो आपदा की घटनाएं हुई तो गुफाएं टूट गई। वन मंत्री ने ये भी बताया कि विशेषज्ञों की मदद से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भालू के व्यवहार में अचानक ये बदलाव क्यों आया है। क्या जंगलों में भोजन की कमी है? क्या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं? आमतौर पर इस मौसम में भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि इस बार भालू पूरी तरह सक्रिय हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के जरिए भालू के बदले व्यवहार और आक्रमण के कारणों की गहन जांच की जा रही है। बात निश्चित रूप से स्टडी तो WII से भी होगी, बल्कि तो इस पर स्टडी भी की जा रही है और मैंने आपसे कहा कि इस जो अचंभित करने वाली घटनाएं जो 25 में भालू के व्यवहार से हुई है, इनका निदान किस तरह किया जाए, ये परीक्षण के बाद ही इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। भालू के बढ़ते हमलों ने उत्तराखंड में वन्यजीव मानव संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। सरकार और वन विभाग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कदम आम लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साबित होंगे। वन विभाग से नाराज कांग्रेस के कालसी में DFO कार्यालय पर आगामी 20 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी जानकारी विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि जंसोर बाबर में 1967 में पन्ना लाल सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था, जिसे आज खत्म करते हुए जनजाति के लोगों के हक हुकूक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार और वन विभाग जल, जंगल, जमीन के अधिकार यहां के लोगों को नहीं देते हैं तो आगामी 20 जनवरी को DFO कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, और लोगों ने भारी बहुमत से उस सरकार को बनाने का काम किया, लेकिन आज चारों तरफ हाहाकार मचा है। चाहे जनजाति क्षेत्र में जो अधिकार, जो जनजाति के लोगों को जो हक हकूक कांग्रेस सरकार में दिए गए, लेकिन आज उन हक हकूकों को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे उनको मकान बनाने के लिए रेत बजरी मुहैया कराने की बात थी, चाहे माफी की लकड़ी देने की बात थी, कई बार उनके अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद उस एक्ट के अनुसार कार्य करने के बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।